नए यूनिट का नाम लिखना है ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड नेगोशिएशंस, हाँ जी। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा यूनिट है एज कम्पेयर टू पुराना यूनिट चैप्टर 9 का इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ट्रेड नेगोशिएशंस। तो इस यूनिट में बेसिकली हमें 3 बातें कवर करनी है, तो आप 3 बाइफर्केशन कर लो। ठीक है, 3 बाइफर्केशन कर लो। तो इसमें हम 3 बातें कवर करेंगे। पहला है RTA, RTA। दूसरा है GATT, GATT। और तीसरा है WTO। तो बेसिकली इस यूनिट में हमें बस 3 ही बातों की स्टडी करनी है, RTA, GATT और WTO। ठीक है, तो हम सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं। तो इसकी हेडिंग आप लिख लो, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, इसको ब्लॉक कर लेना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे RTA, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। चलो तो लिखते हैं, इसकी पूरी बातें लिखते हैं। तो फर्स्ट एरो डाल के आप लिखना, RTAs are defined as grouping of countries which are formed with the objective of reducing barriers to trade between member countries, ठीक है। तो इसमें आप हाईलाइट कर लो कुछ कीवर्ड्स को। एक तो कर लो ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज़ को, और दूसरा कर लो रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड, रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, फुल स्टॉप। बाकी ब्रैकेट में लिख लेना, एज ऑन 1 February 2021, 339 RTAs were in force, 339 RTAs were in force। तो बेसिकली RTA क्या है सर? चलो तो आपको समझा देते हैं कि RTA क्या है। तो RTA का मतलब है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ो, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब बेसिकली हो गया, रीजनल का मतलब है कि कुछ कंट्रीज़, ठीक, कुछ रीजन। तो रीजनल का मतलब हो गया कि भाई कुछ कंट्रीज़, तो कुछ कंट्रीज़ ने अपना एक ग्रुप बना लिया और आपस में अपना एक एग्रीमेंट कर लिया, और उसमें उन्होंने ये मेंशन कर लिया कि भाई हम आपस में जब ट्रेड करेंगे तो उसमें बैरियर्स जो भी हैं, रुकावटें, उन्हें हटा देंगे, या उनको मतलब जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस कर लेंगे। तो इस एग्रीमेंट को कह दिया ट्रेड एग्रीमेंट। और क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के बीच हो रहा है तो नाम पड़ गया RTA, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो समझ गए, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, RTA। बाकी ये 1 फरवरी 2021 का डेटा है, जो ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा, लेकिन उसका डेटा है कि 339 RTAs हैं उस समय, मतलब विश्व में। तो 339 मतलब कह सकते हो आप एग्रीमेंट्स हैं, 339 एग्रीमेंट्स थे 1 फरवरी 2021 वाले थे। अब हमें इसके टाइप्स कवर करने कि RTA जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो नेक्स्ट एरो में हम टाइप्स लिखते हैं, मतलब हेडिंग डाल के, टाइप्स ऑफ RTA। तो इसके हमें 8 प्रकार होते हैं, वो पढ़ने हैं बेसिकली। तो फिर आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ RTA। चलो नंबर 1 से शुरू करेंगे। पहले को बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इसमें लिख लो डैश डाल के, अंडर दिस an importing country offers trade incentives in order to encourage the exporting country, इसका ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। चलो पहले ये समझाता हूँ, बेसिक सी कहानी है। तो इसमें क्या होता है, ये जनरली एक डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच में एक एग्रीमेंट की बात होती है। डेवलप्ड और मान लो ये है कोई डेवलपिंग, ठीक है। तो आप डायग्राम भी बना लेना क्योंकि इसमें स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टोरी में एक होगा डेवलप्ड और एक होगा डेवलपिंग। तो जैसे जब आप छोटे थे बचपन में, जब आपकी कच्ची मिट्टी होती थी गेम्स के अंदर, तो बड़े बच्चे क्या कहते थे कि चलो कोई नहीं, तुम बॉल फेंक लो, हम आउट हो जाते हैं। तो आपको खुश करने के लिए ऐसा होता था। या जब आप छोटे होते थे तो आपको खुश करने के लिए पापा कहते थे कि चल ठीक है, ये मार दे बीट में मुक्का। मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता था कि भाई आपको खुश कर देते थे, आप खुश हो जाते थे। तो इस यूनिलैटरल का मतलब, यूनी का मतलब होता है वन वे, यूनी मतलब वन, लैटरल मतलब वे। तो इसमें जो होता है ना, इस एग्रीमेंट में डेवलप नेशन जो है वो खुश करना चाहता है। डेवलप को पता है मैं तो अमीर हूँ, डेवलप को पता है मैं तो डेवलप हूँ, लेकिन उसकी कच्ची मिट्टी है डेवलपिंग की, वो बेचारा अभी ग्रो हो रहा है। तो उसको कहता है चल ठीक है तुझे खुश कर देते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है तू हमें इंपोर्ट कर गुड्स,
मतलब तुम एक्सपोर्ट कर, तो इसमें जो इंपोर्टिंग कंट्री है यानी कि ये डेवलप नेशन होता है, मान लो यूएस, ठीक है, मन में सोच लो यूएस, और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन होता है, कोई भी सोच लो, मान लो कोई भी सोच लो अपना, ठीक है, पाकिस्तान। तो बेसिकली पॉइंट समझाना है। तो यूनिलैटरल में क्या होता है एग्रीमेंट में, ट्रेड एग्रीमेंट में, कि यूएस कहता है कि ठीक है भाई तुम हमें इंपोर्ट करो, तुम इंपोर्ट करोगे तो हम तुम्हें कुछ इंसेंटिव्स भी देंगे। तो इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर के बाद पढ़ो क्या लिखा है, ट्रेड इंसेंटिव्स। और किस लिए देता है देखो, इन ऑर्डर टू एनकरेज द एक्सपोर्टिंग कंट्री, वो उसको एनकरेज करना चाहता है। जैसे जब आप छोटे थे और बड़े भैयाओं के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे तो वो कहते थे चल बॉल फेंक, आपको एनकरेज करते थे ना, और आपकी बॉल पे जानबूझ के आउट हो जाते थे और ताली बजाते थे। तो ऐसे ही डेवलप नेशन ये एग्रीमेंट कर रहा है कि तुम बेचो, हमें सामान बेचो और हम तुम्हें इंसेंटिव भी देंगे, ताकि आप कम से कम एक्सपोर्ट करना तो सीखो इसी बहाने। तो ये यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो आप डायग्राम बना लेना। तो इसमें जो इंपोर्टिंग कंट्री है, ध्यान रखना, इंपोर्टिंग कंट्री एक डेवलप्ड नेशन होगा और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो डेवलपिंग नेशन होगा। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मतलब एनकरेज करने के लिए इंपोर्टिंग कंट्री कहता है भाई तुम हमें बेचो और हम तुम्हें इंसेंटिव्स भी देंगे। तो इसका एक एग्जांपल है जो आपको घर से रट के जाना है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। बच्चा कहता है सर ये किस चिड़िया का नाम है, तो इसके बारे में भी आपको बता देंगे। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है, इसको जीएसपी भी कहा जाता है, जीएसपी। तो इसके बारे में भी आप हल्का सा लिख लो, जीएसपी। तो जीएसपी में बेसिकली यही मतलब होता है कि डैश डाल के लिख लो कि इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट by eliminating duties on various products। तो मतलब बहुत सारे इसमें ड्यूटीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यूएस कहता है कि भाई ठीक है तुम बेचो, हमें सामान बेचो, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बेचो। बस ये मतलब। तो यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आप बेसिक रख समझ गए कि इसमें एक ताकतवर होगा, एक कमजोर होगा, ऐसा समझ लो। और ताकतवर जो है वो कमजोर को एनकरेज करना चाहता है। तो ये वन वे एग्रीमेंट है, इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है, डेवलपिंग को। तो इसीलिए इसको यूनिलैटरल कहते हैं, क्योंकि इसमें फायदा सिर्फ एक को है, यूएस को फायदा नहीं हो रहा, वो तो बस प्रमोट कर रहा है, वो तो एनकरेज करना चाह रहा है। नंबर टू का नाम है जी बायलैटरल एग्रीमेंट्स। बायलैटरल एग्रीमेंट्स, तो बायलैटरल का मतलब क्या, हाँ बाय का मतलब होता है टू वे, बाय मतलब टू, लिख सकते हो टू वे। तो इसमें आप छोटा सा लिख लो, एग्रीमेंट्स दैट set rules of trade between two countries, comma two blocks, BLOCS लिखना है, blocks, और a block and a country। बाकी इसका एक ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल एशियन डैश इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, एशियन डैश इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। तो बायलैटरल एग्रीमेंट तो सिंपल मतलब हो गए कि इसमें रूल्स होंगे दो कंट्रीज़ के बीच के। तो इसमें वो पहले वाली बात नहीं है कि भाई एक ताकतवर है एक कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों जो है बस अपने रूल्स बनाते हैं, मैं और तुम ट्रेड करेंगे और ये रूल्स हैं, मैं तुम्हें ये बेचूंगा ये है, तुम मुझे ये बेचना ये है। तो इसमें दो जनों के बीच में सिंपल रूल्स बनाए जा रहे हैं, तो इसको बायलैटरल एग्रीमेंट कह देते हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है टू ब्लॉक्स या फिर अ ब्लॉक एंड अ कंट्री। तो ये ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, राइट। तो इसीलिए इसका एग्जांपल भी मैंने वही चुना ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमने एक एग्रीमेंट का एग्जांपल आपको लिखवाया, ये एग्रीमेंट है एशियन और इंडिया के बीच में। तो एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, पहले आया था शायद टर्म है ना एशियन। तो ये ब्लॉक हो गया, तो एशियन को क्या कह सकते हैं एक तरह से ब्लॉक, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और इंडिया मतलब तो कंट्री है ही। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट है ब्लॉक और एक कंट्री के बीच में, तो इसको बोल देते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट, कि दोनों ने अपने रूल्स बना रखे हैं फ्री ट्रेड को लेकर, ठीक है। ऐसे यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका के बीच में भी इसी प्रकार से एक एग्रीमेंट है, तो वो भी एक बायलैटरल एग्रीमेंट है। समझिए बायलैटरल एग्रीमेंट दो देशों के रूल्स हो गए। उसके बाद नंबर थ्री है रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा दिमाग शब्दों से लगा सकते हैं। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो इसमें लिख लेना डैश डाल के, एग्रीमेंट्स अमंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एग्रीमेंट्स अमंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स ऑन अ रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस only for the members of group, only for the members of group।
तो इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल GSTP, GSTP, तो वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो बेसिकली ये हो गई आपकी गुटबाजी कि गुट बना लिए, ग्रुप बना लिए 4-5 लोगों ने, और कहा कि भाई हम एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगे। तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने क्या करा, एक दूसरे को प्रेफरेंस देने की बात करी और कहा है कि हम ट्रेड बैरियर्स हटा लेंगे। तो आपस में तो ट्रेड बैरियर हटा लेंगे, लेकिन कोई और अगर इनके साथ ट्रेड करेगा तो उस पर ज़्यादा टैक्स लेंगे, बैरियर भी लगाएंगे। तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए इसके नाम में है रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कि मैं और आप, मतलब मेरा एक रीजन है, आपका एक रीजन है, तो हम अपने रीजन में एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगे। तो हम आपस में ट्रेड बैरियर्स कम रखेंगे, लेकिन अगर कोई और करेगा ट्रेड तो शायद ज़्यादा रखेंगे। तो इसका मतलब हम आपस में एक दूसरे को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसका नाम हो गया मतलब रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बाकी GSTP की फुल फॉर्म बताओ जी, लिख लो। चलो, वैसे तो फुल फॉर्म आपको होमवर्क में देनी चाहिए मुझे, लेकिन लिख लो एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। तो इसको शॉर्ट में GSTP कह देते हैं, मतलब यही बात। तो बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस ने ये GSTP बना रखा है, ठीक है। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि मैं आपको और आप मुझे, तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, फायदा दूंगा, आप मुझे प्रेफरेंस दोगे और फायदा दोगे। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, हाँ, प्रेफरेंशियल, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल की स्पेलिंग सही कर लेना, ऊपर शायद आर नहीं लगाया था मैंने, तो प्रेफरेंशियल, तो समझ आ गया। चलो, उसके बाद जी नंबर 4 का नाम है ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेडिंग ब्लॉक, BLOC, ट्रेडिंग ब्लॉक। तो इसमें लिख लेना डैश डाल के, ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट between themselves and may apply a common external tariff to other countries. Example, अरेबियन या अरब, लिख लो अरब लीग, ARABLEAGUE, शॉर्ट में AL बोलते हैं, या दूसरा भी लिख लो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो ये भी मतलब एक तरह से कोई ग्रुपिज्म हो गया, गुटबाजी, EFTA। तो इनको ट्रेडिंग ब्लॉक कह देते हैं। तो आपने अभी सुना भी था शब्द ब्लॉक। तो ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब हो गया कि भाई इन्होंने आपस में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, तो फ्री, तो मुझे बेचो मैं तुम्हें बेचूंगा, फ्री, कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम या हमें कोई बाहर का दूसरा कंट्री बेचेगा या कोई भी किसी बाहर वाले से अगर डील करेगा, तो फिर उस पर हम एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाएंगे। तो कोई भी अगर बाहर से ट्रेड करेगा तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। तो इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, तो अरब कंट्रियों के ग्रुप को अरब लीग कह दिया, यूरोपियन कंट्रियों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो गया। तो इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे, तो इस ग्रुप को कह देते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। तो समझ आ गया ट्रेडिंग ब्लॉक, ये ट्रेडिंग ब्लॉक है, यानी ग्रुप ऑफ कंट्रीज। उसके बाद नंबर 5, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया। तो इसमें लिख लो डैश डाल के, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, it is a group of countries that eliminate all tariff and quota barriers on trade with objective of increasing exchange of goods among themselves। इसका एग्जाम्पल ऊपर भी आया था, वो इसे चिपका देते हैं, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। तो फ्री ट्रेड एरिया का तो नाम से मतलब क्लियर हो गया, आप ब्लॉक बना लो कि भैया ये वो कंट्रीज ने ग्रुप बना लिया जो हर तरह के टैरिफ और कोटा बैरियर्स को एलिमिनेट कर दें, हटा दें। तो आपस में कितना मर्जी ट्रेड करो, कोई लिमिट नहीं है, कोई कोटा नहीं है, जितना मंगवाना है सामान उतना मंगवाओ, कोई टैक्स नहीं। तो ये हो गया फ्री ट्रेड, इसलिए नाम है फ्री ट्रेड, कि भाई ट्रेड करो जी भर के और फ्री है, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई कोटा की लिमिटेशन नहीं लगेगी। तो इसका एग्जाम्पल वही सेम हो गया, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। तो ये आपस में जितना मर्जी ट्रेड करें, कोई लिमिट नहीं है, कोई कोटा नहीं है, फ्री ट्रेड एरिया। उसके बाद नंबर 6 का नाम है ए कस्टम्स यूनियन, ए कस्टम्स यूनियन, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो इसके आगे लिखे ना, इज अ group of countries that eliminate all tariffs
on trade among themselves, comma, but maintain a common external tariff, on trade with other countries, बाकी इसके ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज टेक्निकली violation of MFN. It is technically violation of MFN. तो कस्टम्स यूनियन क्या है, ये टर्मिनोलॉजी, इसमें भी वही मतलब है कि ग्रुप बना लेते हैं कुछ कंट्रीज और आपस में तो सारे टैरिफ एलिमिनेट कर देते हैं। तो ब्लॉक बना देता हूँ, एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स। लेकिन हाँ, एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा देते हैं कि भाई कोई भी कंट्री अगर बाहर से कोई ट्रेड करेगा तो उस पर फिर एक फिक्स एक्सटर्नल टैरिफ मतलब ये चार्ज करेंगे ऑन ट्रेड। तो अंदर अंदर तो कितना मर्जी सामान बेचो, कोई टैरिफ नहीं है, सारे टैरिफ एलिमिनेट कर दिए। लेकिन बाहर अगर बेचोगे तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लेंगे। तो अब ये किसकी तरह लग रहा है आपको? ट्रेडिंग ब्लॉक की तरह, राइट। तो ये एक तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक ही है, लेकिन क्योंकि टर्मिनोलॉजी तो हमें सारी सिखानी पड़ती है। तो ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब भी वही था कि देखो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया इनके आपस के बीच में, और एक्सटर्नल टैरिफ लगाएंगे अगर बाहर सामान बेचो। और इसी को एक तरह से कस्टम्स यूनियन भी कह देते हैं, यानी कि इसमें भी आपका ग्रुप बन गया कंट्रीज का जो आपस में टैरिफ एलिमिनेट करके रखते हैं, लेकिन एक्सटर्नल कंट्री के साथ अगर कोई भी ट्रेड करेंगे तो उस पर टैरिफ लगाकर चलते हैं। तो हालांकि इसको ये माना जाता है कि ये MFN का वायलेशन है। बच्चा कहता है MFN, ये किस चिड़िया का नाम है? मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, वो याद है आपको स्टोरी मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली? उसमें क्या होता है, CA वाली तो है, मतलब एक्चुअल में सारे नेशंस जो हैं मेंबर कंट्रीज वो ये बोलते हैं कि हम आपसे मैक्सिमम इतनी चार्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ग्रुप बना लिया तो ये आपस में तो जीरो ले रहे हैं, आपस में तो कोई टैरिफ नहीं ले रहे और किसी और कंट्री से एक्सटर्नल टैरिफ ले रहे हैं। तो माना जाता है कि ये MFN के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप चिंता ना करो, आपको तो जो देगा एग्जैक्ट देगा। तो आप कीवर्ड्स पे फोकस करना। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिखा आएगा कीवर्ड तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है? ट्रेडिंग ब्लॉक। और जब एलिमिनेट ऑल टैरिफ लिखा आएगा तो कस्टम्स यूनियन, है ना। तो वैसे डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई जैसे आप हनुमान जी बुला लो या मारुति नंदन बुला लो तो एक ही बात है, लेकिन बच्चे को तो दोनों टर्मिनोलॉजी सिखाई जाएगी कि भाई मारुति नंदन भी और हनुमान जी भी दोनों ही राम भक्त हैं। तो इसी तरह कस्टम्स यूनियन भी एक ही बात है, ट्रेडिंग ब्लॉक भी एक ही बात है, लेकिन कीवर्ड पे फोकस करना। तो ट्रेडिंग ब्लॉक में क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और कस्टम्स यूनियन में एलिमिनेट ऑल टैरिफ। और जब एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा दोनों होंगे तो फ्री ट्रेड एरिया। तो देख लो कीवर्ड्स, तो आपको बस कीवर्ड्स पे फोकस करना है। तो एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा होगा तो फ्री ट्रेड एरिया। तो टर्म्स के मीनिंग जो है बस मिलते जुलते हैं, लेकिन कीवर्ड्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नंबर 7 तो एक बहुत ही सिंपल टर्म है, कॉमन मार्केट। ये भी टर्म RTS के अंदर मतलब यूज होती है, कॉमन मार्केट। तो इसमें तो आप लिख लो, ए कॉमन मार्केट डीपेंस, डीप लिख के ENS, डीपेंस ए कस्टम यूनियन by providing for free flow of output and of factors of production by reducing or eliminating internal tariffs, and by creating कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। तो ये एक तरह से कस्टम यूनियन को ही थोड़ा सा और गहरा कर दिया। तो कस्टम यूनियन वाले बाजार को क्या कह दिया, मतलब उस बाजार का नाम क्या पड़ गया? कॉमन मार्केट। तो जो आपने कस्टम यूनियन में देखा होगा, तो कस्टम यूनियन तो वो एक टर्मिनोलॉजी, और जो उनका बाजार है तो कस्टम यूनियन के बाजार को क्या बोल दिया? कॉमन मार्केट। यानी कि वहाँ पर फ्री फ्लो है आउटपुट का भी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी। तो ये इसमें कीवर्ड होगा। बाकी इंटरनल टैरिफ एलिमिनेट रहेगा, मतलब अंदर अंदर आपस में बेचेंगे तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगेगा, किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होगा तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो कस्टम यूनियन के ही मार्केट को आप समझ लो क्या कह सकते हैं? कॉमन मार्केट। ये टर्म हो गई कॉमन मार्केट। तो इसके प्रैक्टिकल बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आप लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, जैसे यूरोपियन यूनियन या एशियन, ये सब यही मार्केट है, इन्होंने ग्रुप बना रखा है कंट्री में। तो आपस में यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करेंगे तो इंटरनल टैरिफ एलिमिनेटेड है, लेकिन हमसे ट्रेड करेंगे तो टैक्स लग जाएगा। उसके बाद नंबर 8, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, तो इसमें लिख लो डैश डाल के, फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द बॉर्डर्स,
तो ये भी एक तरह से वही बात हो गई कि इसमें भी फ्री है ट्रांजिट। फ्री ट्रांजिट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है, चाहे सामान हो चाहे सर्विसेज हो, वो बॉर्डर्स के इधर उधर जा सकती हैं, फ्री में जा सकती हैं। तो इसका भी मतलब एक एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो वो EU लिख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन। तो इन्होंने तो वहाँ पर सिंगल करेंसी भी चला रखी होती है, मतलब इनका बॉर्डर भी चेंज हो गया, देश भी चेंज हो गया, लेकिन तब भी सेम करेंसी चल जाती है आपस में। तो इनके बीच में इतनी गुटबाजी है, एक तरह से कह सकते हैं। इन्होंने इतना अपना ग्रुप बना रखा है स्ट्रॉन्ग कि भाई फ्री गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट है। तो आप एक देश से दूसरे देश सामान ले जाओ, सर्विसेज ले जाओ फ्रीली, और सिंगल करेंसी भी मतलब काम कर रही है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, कि मतलब इनकी करेंसी भी सिंगल है। वो भी लिख लो ब्रैकेट में ऐसे डाल के, सिंगल करेंसी। तो इसीलिए इनको इकोनॉमिक यूनियन कह दिया कि मतलब आर्थिक रूप से भी ये एक ही है, ऐसा नहीं कि करेंसी अलग चल रही है। तो इन्होंने अपना इकोनॉमिक यूनियन बना लिया, आर्थिक यूनियन बना लिया, इसको बोलते थे इकोनॉमिक यूनियन। चलो तो एक बार सारे कीवर्ड्स देख लो, देखो क्या है। तो आरटीए के अंदर बेसिकली 8 टर्म्स आपको याद रखनी है। और आरटीए जो है वो तो आपको बताइए, आरटीए मतलब ये कि देशों के बीच में बैरियर्स नहीं रहेगा ट्रेड का, ऐसे एग्रीमेंट्स। तो इसमें जो है आप देखो 8 प्रकार हैं, क्या क्या देखो, या मतलब 8 टर्म्स है यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बस आप कीवर्ड्स में फोकस करना। इसमें एक होगा ताकतवर मतलब डेवलप, एक होगा डेवलपिंग। तो इसमें जो ताकतवर देश है, डेवलप्ड देश है, वो ट्रेड इंसेंटिव देगा ताकि कमजोर वाला थोड़ा सा सीख जाए। तो ये वन वे होगा। बायलैटरल मतलब 2 वे, इसमें 2 कंट्रीज या 2 ब्लॉक्स आपस में ट्रेड रूल्स बनाएंगे, सिंपल। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स GSTP, इसमें ये आपस में एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं और एक दूसरे को मतलब ये कहते हैं कि हम आपस में बैरियर कम रखेंगे। तो ये हो गया। ट्रेडिंग ब्लॉक और फ्री ट्रेड अरीना और कस्टम यूनियन लगभग सेम ही बातें। ट्रेडिंग ब्लॉक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीवर्ड हो गया कि आपस में फ्री ट्रेड रहेगा इनका, बाहर टैक्स लगाएंगे। फ्री ट्रेड अरीना में आपस में टैरिफ और कोटा बैरियर एलिमिनेट कर देंगे। कस्टम यूनियन में कीवर्ड हो गया टैरिफ एलिमिनेट कर देंगे और बाहर वाले ट्रेड करने के लिए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा देंगे। इनके मार्केट को कॉमन मार्केट कह दिया। तो मतलब जो कस्टम यूनियन है, तो कस्टम यूनियन के ही मार्केट को एक तरह से क्या बोल दिया, कॉमन मार्केट। मतलब ये यहाँ पर आपस में फ्रीली गुड्स को भेज सकते हैं और मतलब मूव कर सकते हैं, कोई टैरिफ इंटरनली नहीं लगेगा। और इकोनॉमिक यूनियन का या मॉनेटरी यूनियन का भी मतलब है कि इसमें भी इन्होंने बिल्कुल फ्री ट्रांजिट कर रखा है गुड्स और सर्विसेज का, बॉर्डर्स के अक्रॉस भी, जैसे यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे सिंगल करेंसी चल रही है और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो तो क्लियर हो गई कहानी आरटीए। चलो तो ये तो हो गया जी आरटीए। अब डालते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, GATT। ये शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो बताओ फुल फॉर्म GATT। हाँ तो वो हेडिंग डाल लेते हैं नंबर 2, जनरल agreements on tariff and trade, GATT। तो इसमें आप लिख लो पहले कुछ बातें, फिर समझाता हूँ। फर्स्ट एरो डाल के लिखना। GATT covers international trade in goods। GATT covers international trade in goods। Second arrow, the workings of GATT agreements are the responsibility of the Council for Trade in गुड्स। इसको अंडरलाइन करना, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, इसके ब्रैकेट में लिख लेना। इसको शॉर्ट में गुड्स काउंसिल भी बोलते हैं, गुड्स काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट एरो, द गुड्स काउंसिल हैज 10 कमेटीज। द गुड्स काउंसिल हैज 10 कमेटीज और फुल स्टॉप इसी के आगे। दीज कमेटीज consist of all member countries, चलो पहले इतना समझा देते हैं। तो GATT जो है, GATT ये आप समझ लो SMS की तरह। SMS पता है आपको, बताओ SMS क्या है? मतलब आप मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भेजते हो, आप अपने दोस्त को मैसेज भेजते हो, बताओ यस या नो? तो आजकल तो आप मैसेज किस पर भेजते हो, किसी ऐप पर भेजते हो, व्हाट्सएप पर भेजते हो या किसी और ऐप के थ्रू भेजते हो ना। तो पहले जब ये ऐप नहीं थे तो तब कैसे भेजते थे, SMS के थ्रू भेजते थे। तो एक मैसेज भेजने का 1 रुपये लगता या मतलब जितना भी लगता है, ऐसा होता था पहले। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि SMS तो आज भी चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके मोबाइल में SMS की सुविधा नहीं है, अभी भी है, लेकिन क्या आप यूज़ करते हो? नहीं करते। तो GATT जो है ये अभी भी है। वैसे अब बच्चे ने 12th में पढ़ा था GATT वाज रिप्लेस बाय WTO, बस वो एक लाइन रट के आप तो बच्चा कहता है GATT तो गया, ऐसा नहीं, GATT भी है। बस GATT की रेलेवेंस आज के ज़माने में कुछ नहीं है, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं है। GATT जो होते हैं वो सिर्फ पता है क्या कवर करते हैं,
गुड्स, तो बस आप गुड्स पे बादल बना के तारे लगा दें। तो ये जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड जो है ना, ये सिर्फ गुड्स को रिलेटेड लेकर थे। अब लेकिन आज के ज़माने में तो देखो सर्विसेज भी आ गई, जो लोग बाहर से ट्रेड करते हैं। आज के ज़माने में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ गई, अब ऑथर भी हम बाहर से मंगवाते हैं, दिमाग भी बाहर से मंगवाते हैं, डायरेक्टर भी मूवी बनाने बाहर से आता है। तो जीएटीटी का आजकल रेलेवेंस खत्म हो गया, क्योंकि जीएटीटी सिर्फ किस में डील करता है? गुड्स के रूल्स बनाता है। तो वही लिखा है कि जीएटीटी कवर्स इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स। बाकी इन्होंने एक काउंसिल बना रखी है जो ये सारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो काउंसिल का नाम है गुड्स काउंसिल। इनकी काउंसिल का नाम क्या है? गुड्स काउंसिल। उस काउंसिल में कितनी कमेटियां हैं? 10 कमेटियां हैं। और हर कमेटी में, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, तो हर कमेटी में मान लो 15-20 कंट्रीज हैं। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में उन 10 कमेटियों के अंदर ही डिवाइडेड हो गए, और 10 कमेटियों को मिलाकर बनता है इनका गुड्स काउंसिल। तो ये आपस में रूल बना लेते हैं बस। तो जीएटीटी बेसिकली क्या है कि गुड्स को लेकर जो रूल्स बनते हैं वो जीएटीटी होते हैं। ये मतलब अभी तक की बात आपने लिखी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीवर्ड याद रखना है, 1 नंबर का एमसीक्यू गुड्स काउंसिल की होती है। गुड्स काउंसिल में कितनी कमेटी होती हैं? ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, 10 कमेटियां होती हैं, और इन कमेटीज में सारे मेंबर कंट्रीज कवर हो जाते हैं। चलो आगे नेक्स्ट एरो। द जीएटीटी लॉस्ट इट्स रेलिवेंस। अब जीएटीटी का रेलिवेंस लॉस्ट हो गया बाय 1980s। तो 1980 के बाद से इसका रेलिवेंस कम हो गया। जैसे आज एसएमएस का कोई रेलिवेंस नहीं है, आप एसएमएस थोड़ी ना करते हो, आप व्हाट्सएप कर देते हो। तो इसी तरह जीएटीटी का भी रेलिवेंस जो है 1980s के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोगों को लगा क्या ये तो बेकार है, क्यों? तो लिखते हैं ए। पहला तो यही कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज वर नॉट कवर्ड। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही कि जीएटीटी में ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर होते, या हाईलाइट कर लेना, ना सर्विसेज कवर होते, खाली गुड्स के रूल बना रखे हैं। बी और भी दिक्कत थी, एम्बिग्विटीज, AMBIGUITIES, एम्बिग्विटीज इन मल्टीलैटरल सिस्टम। एम्बिग्विटीज का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन। तो एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, है ना। तो मान लो अगर मैं कुछ ऐसी बात कहूँ कि भाई जिन बच्चों का बर्थडे 1 से लेकर 20 तारीख तक आता है वो रूम नंबर 1 में चले जाओ, और जिन बच्चों का हैप्पी बर्थडे 15 तारीख से 31 तारीख तक आता है वो रूम नंबर 2 में चला जाओ। तो ये एक एम्बिग्वियस बात है। ये कैसी बात है? एम्बिग्वियस। तो एम्बिग्विटी का मतलब भी वही होता है। तो जीएटीटी के जो सिस्टम्स बने हुए थे, खासकर मल्टीलैटरल वाले, 2 या 2 से ज़्यादा देशों के वाले, वो बड़े कंफ्यूजिंग थे, बड़े ही एम्बिग्वियस थे, अजीब से थे, लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। तो ये मतलब हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन। तीसरा, वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड increased a lot and it was beyond the scope of GATT. इसका मतलब है कि जो दुनिया भर में मर्चेंडाइज ट्रेड हो रहे थे, मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब, हाँ लिख लो, मर्चेंडाइज मतलब वही गुड्स। तो गुड्स का जो ट्रेड हो रहा था दुनिया भर में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जीएटीटी जो है वो बेचारा छोटे से रूल बनाकर उसकी क्षमताओं से बाहर हो गया था। तो वर्ल्ड ट्रेड इतनी तेजी से बढ़ रहे थे गुड्स के कि जीएटीटी के रूल्स का इसको बहुत छोटा रह गया था उसके सामने। तो ये भी दिक्कत आ गई थी जीएटीटी के सामने कि जीएटीटी भी बहुत छोटे हो गए थे बेचारे। डी और भी दिक्कतें थी, एफर्ट्स एट लिबरलाइजिंग एग्रीकल्चर वर नॉट सक्सेसफुल। अब जीएटीटी ने बेचारे ने कोशिश करी कि भैया एग्रीकल्चरल ट्रेड जो है ना उनको भी लिबरलाइज कर दूं मैं, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड हो उस पर बैरियर्स ना हो। तो बेचारे जीएटीटी ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहे। देशों ने माने नहीं, कह रहे हम क्यों दें अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हम क्यों फ्री में लें उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो जीएटीटी ने कोशिश तो करी एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करने की, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं रहे, सक्सेसफुल नहीं। तो ये भी मतलब एक कारण था कि जीएटीटी धीरे धीरे अपना रेलेवेंस खो रहा था। और सबसे बड़ा पॉइंट ई, वो भी लिख लो, इनएडिक्वेसीज इन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। इनएडिक्वेसीज इन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि अगर 2 देशों की लड़ाई हो जाए किसी भी बात को लेकर, तो उसको डिस्प्यूट को कौन सेटल करता? जीएटीटी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेसीज थी, मतलब 2 देशों की लड़ाई ही, डिस्प्यूट ही सेटल नहीं हो पाते थे, बड़ी मुश्किलें होती थी। तो जीएटीटी का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो भी इनएडिक्वेट था, पर्याप्त नहीं था, ये कहना चाहता है। और बाकी एक एफ भी लिख लो, क्योंकि मतलब ये हालांकि WTO से कनेक्ट हो जाएगा ये पॉइंट एफ, लेकिन इसमें भी मेंशन कर लो कि इट वॉज नॉट अ ट्रीटी, TREATY, इसको हाईलाइट कर लेना। तो जीएटीटी जो था वो एक ट्रीटी नहीं था, जबकि आपको बाद में बताऊंगा जब WTO पे जाएंगे। WTO जो एग्रीमेंट होता है वो ट्रीटी होता है। अब बच्चा कहता है ट्रीटी मतलब, ट्रीटी का मतलब होता है कि जो आप पर बाध्य है लीगली,
तो GATT जो थे वो ट्रीटी नहीं थे, तो हर देश जो है वो सोचता था अरे ये तो ऐसे ही है, मान लिया नहीं माना नहीं माना। मतलब टीचर ने ऐसे क्लास में बोल दिया कि भाई बच्चों बातें नहीं करनी, टाइम से आना है, तो आप इन बातों को कहाँ सीरियसली लेते हो? आपको लगता है टीचर ने बोल दिया क्या है, तो वो ट्रीटी नहीं था। लेकिन वही अगर आपसे दस्तखत करवा दिया जाए पूरे कागज पर, है ना, और 2 दिन आपको कोड़े मारे जाए, तो फिर आप सुधर जाओगे, फिर आप मानोगे कि हाँ भाई ये तो हमने दस्तखत कर रखे हैं और हमने लीगल पेपर पे साइन कर रखा है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो WTO एग्रीमेंट्स जो है वो ट्रीटी है, उस पर कंट्री ने साइन कर रखा है, मेंबर कंट्री, वो ट्रीटी है, तो वो रूल्स मतलब सुप्रीम से हो गए। लेकिन ये ट्रीटी नहीं था, तो बहुत से कंट्रीज सोचते थे ठीक है तो ऐसे रूल्स हैं, मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना, कोई बात नहीं। चलो तो समझ आ गई GATT की कहानी भी। तो GATT तो मतलब एक छोटी कहानी थी जो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ किसमें डील करती थी, गुड्स में, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गुड्स काउंसिल की। काउंसिल में कितनी कमेटीज हैं, 10, और हर कमेटी में मेंबर कंट्रीज हैं, वो तो सिंपल बात हो गई। बाकी इसने अपना रेलेवेंस इसलिए खो दिया कि ना इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व थे, ना सर्विसेज इन्वॉल्व थी, कंफ्यूजन भी था, ट्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे जो इनके स्कोप से बाहर हो गए थे, एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करने के एफर्ट्स भी इनके बेकार हो गए थे, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इनएडिक्वेट था और ये ट्रीटी नहीं थे। क्लियर हो गया? चलो तो इसको आप मतलब 9 लगा सकते हो। यहाँ तक मतलब एक पोर्शन ऑफ द यूनिट जो है वो होता है।